लगातार ये गोलियां मारे जा रहे हैं। क्या है एफसीपीसी और रेंजर? क्या है एफसीपीसी रेंजर? हम चले इसी खाक इसी खून से लाल रंग ही सही, पाकिस्तानी दरिंदों से जंग ही सही। जमीन अपनी है, इस सरजमीन ने लसा वाकफा, ए पहाड़ वाली सरजमीन ने लसा वाकफा। जो आपने सुना, जो आपने देखा, उसे महज शोर समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि इस शोर के पीछे पाकिस्तान के वजूद को राख कर देने वाले शोले धधक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नगमा। परिसीमन यानी कि नक्शे पर खींची जाने वाली वो लकीरें जो किसी मुल्क के भूगोल को नया आकार देती हैं। परिसीमन का मतलब होता है कि अवाम की बेहतरी और लोकतंत्र की मजबूती और हक की नुमाइंदगी के लिए नक्शे को बदलना। लेकिन अगर यही शब्द पाकिस्तान के साथ जुड़े तो शायद इसके मतलब बदल जाते हैं। तब परिसीमन का मतलब साजिश और छलावा हो सकता है। तो बात उसी मुल्क की जहां परिसीमन का मतलब विकास नहीं बल्कि उसके सीने पर खिंचती वो नई लकीरें हैं जो पाकिस्तान को खंड खंड करने के लिए तैयार बैठी हैं। एक तरफ सुलगता हुआ बलूचिस्तान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में बगावत का वो तूफान जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के जीएचक्यू तक बैठे जनरलों की नींद उड़ा दी है। और जनरलों के इसी खौफ, इसी घबराहट को आज हमने नाम दिया है पाकिस्तान का परिसीमन। सुलगता हुआ बलूचिस्तान, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओजेके, जिसकी फिजाओं में, जिसकी वादियों में हवाओं का रुख अब पूरी तरह बदल चुका है। उन्यासी साल की गुलामी का सब्र अब जवाब दे चुका है और रावलपिंडी के बंद कमरों में बैठे जनरलों को अपनी ही सरजमीन पर अपनी मौत का सन्नाटा सुनाई देने लगा है। आखिर पाकिस्तान में परिसीमन की परिभाषा इतनी अलहदा क्यों है? जवाब छिपा है इन 3 तस्वीरों में जो पाकिस्तान के भूगोल पर लिखी जा रही रक्त रंजित दास्तान का सबसे बड़ा और खौफनाक सबूत है। चलो के दुश्मनों का ये कमेंट तोड़ दे, जो हाथ हम पर उठे वो मोड़ दे। इतिहास जब करवट लेता है तो भूगोल की सरहदें कांपने लगती हैं। और यकीन मानिए, यही इस वक्त पीओजेके में हो रहा है। अपना देंगे हम, बदले सारे लेंगे हम, तख्तों को फिराएंगे। तारीख बदल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान का खूनी चरित्र नहीं बदला। जो तस्वीरें इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजेके से आ रही हैं, वो आत्मा को झकझोर देने वाली हैं। कभी तो
मुजफ्फराबाद की हर सड़क, कौन सा कश्मीर चल रहा है? पहले आप रावलाकोट की हर गली, मीरपुर और कोटली की हर डगर आज एक एक्टिव वॉर जोन बन चुकी है। इतिहास गवाह है, जब हुकूमत अपनी ही आवाम के खिलाफ युद्ध छेड़ दे तो उस मुल्क का अंत तय होता है। फोर्स वाली फोर्सेज की तरफ से शैलिंग की जा रही है। रेंजर, पाकिस्तानी रेंजर जो है ना, पाकिस्तानी फौज भारी हथियारों के साथ पीओजेके की सरजमीन पर उतर चुकी है। बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं और रेंजर्स अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं। लेकिन हर जुल्म के खिलाफ, हर चलती गोली के खिलाफ अवाम सीना तान कर खड़ी है। रावलपिंडी की बंद चौहद्दियों में बैठे जनरलों को पीओजेके ललकार रहा है। हमने मांगा कि हमें हमारे वसाइल पर हमारा हक जो है वो दिया जाए। हमने मांगा कि 1968 से अब तक जो मंगला डैम की बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हक कश्मीरियों को दिया जाए। हमने मांगा कि ये जो हुक्मरान है, इन हुक्मरानों, ये जो मुजफ्फराबाद की असेंबली है, इस असेंबली में इस रियासत की अवाम की मर्जी से हुक्मरान मुंतखब होने चाहिए। पाकिस्तान के जर्नैलों ने इस खित्ते के अंदर पिछले 2 माह से अमन आजाद कश्मीर के तमाम अजला को जेल में बदलकर एक फर्क रहता है लोगों। एक पुरानी कहावत है, जब बात वजूद पर आती है तो चींटी भी हाथी से भिड़ जाती है और उसकी सूंड में घुसकर उसे बौखलाने पर मजबूर कर देती है। आज वजूद की यही लड़ाई पीओके भी बीते 8 दशकों से लड़ रहा है। 2 महीनों से वहां की आवाम शांतिपूर्ण धरने दे रही थी, अपनी आवाज उठा रही थी, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रातों रात शांत दिखने वाला पीओके सुलग उठा? क्यों अब वहां की सड़कों पर यह कसम खा ली गई है कि अब बहुत हुआ, या तो अब पाकिस्तान का वजूद रहेगा या फिर हम? तारीख नोट कर लीजिए, 27 जुलाई 2026। ये वही बदनुमा दिन था जब रावलाकोट के चिनार चौक पर अपने बुनियादी हक मांग रही निहत्थी अवाम पर जनरल आसिम मुनीर के हुक्म से पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीधी गोलियां दाग दी। दर्जनों लोग लहूलुहान होकर गिर पड़े। 14 से ज्यादा बेगुनाहों की जान चली गई। लेकिन इस गोलीबारी ने पाकिस्तान के अंत की पटकथा लिख दी। दुनिया ने जब पाकिस्तान का क्रूर चेहरा खुली आंखों से देखा तो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान झूठा नैरेटिव गढ़ने लगे कि पीओजेके में आतंकी ग्रुप सक्रिय हैं। लेकिन सच क्या है? हम अपनी आवाम के साथ हैं। कश्मीरी सच बयां कर रही है वहां की आवाम और उनकी बुलंद आवाज। पाकिस्तान का ये दमन सिर्फ गोलियों तक सीमित नहीं है। पीओजेके में 2 चरणों का तथाकथित चुनाव पूरी तरह काट छांट और धांधली का शिकार रहा। आईएसआई के पीओजेके सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फैज ने बंद कमरों में बैठकर अपनी पसंद की कठपुतलियों को जिताया। अब 10 अगस्त 2026 को पूंछ की 11 सीटों पर चुनाव कराने का ढोंग रचा जा रहा है, जिसे अवाम ने सिरे से खारिज कर दिया है। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ खुद बैकडोर से पीओजेके का वजीर आजम बनने की हसरतें पाल बैठे हैं।
जो बंदा, जो पूंछ का, जो भी लीडर यहाँ बड़े बड़े दादू की औलाद, हम उनसे कहना चाहते हैं कि कोई भी बंदा, इंतखाबात अवाम मर रहे हैं और लोग मरे हुए हैं, ऐसे में आपका काम इंतखाबात नहीं है। अगर आप अवामी नुमाइंदा हैं, आपका काम अवाम के पास आना है, आपका काम अवाम के साथ खड़ा होना है। आप हमारे नाम पर वोटें लेते रहे। आपकी 3 नस्लें हमारे पैसों से पली हैं, 3 नस्लें आपकी हमारे पैसों से पली हैं, अवाम के टैक्स से पली है। आपकी 3 नस्लें हमारे टैक्स के पैसों से पली हैं। और अगर आप जो है वो यहाँ से आगे आप इंतखाबात में जाएंगे तो रावला कोर्ट में हम आपके लिए पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम आपके लिए पढ़ते हैं रावला कोर्ट में। नीलम वैली से लेकर मीरपुर तक सड़कों पर पसरा ये मंजर महज तस्वीरें नहीं हैं। ये पाकिस्तान के उस क्रूर और खौफनाक चेहरे का जीता जागता प्रमाण है। चैलेंज जारी है, आवाम की तरफ खुदा फायरिंग कर रहे हैं। चिनार चौक पर बेगुनाहों के लहू का दरिया बहाकर रावलपिंडी के जनरलों की हैवानियत का पेट नहीं भरा। शहर के शहर सुलग रहे हैं, अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही हैं ताकि अवाम के हौसलों को डराया जा सके, दबाया जा सके। पीओजेके की ये अवाम अब किसी जुल्म के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है। इस बर्बरता के खिलाफ वो चट्टान की तरह खड़ी है और गली गली में अब बस एक ही हुंकार सुनाई दे रही है। फिर कहता हूं कि हमें अपनी लड़ाई को मनज़्ज़म करते हुए हमें जो है वो आखिरी सांस तक हम में से कोई भी अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा। हम में से कोई भी अपने जो वो किसी चीज के अगर एक खाएंगे, सुनिए, रूखी सूखी खानी पड़ी, रूखी सूखी खाएंगे, लेकिन यजीद के सामने सर नहीं झुकाएंगे इंशाल्लाह। बंदूक की नोक पर आप कुछ वक्त के लिए तो खौफ पैदा कर सकते हैं, लेकिन जब अवाम के दिलों से मौत का डर ही निकल जाए तो फिर दुनिया की कोई भी सेना टिक नहीं पाती। पीओके ने पाकिस्तान के सीने पर आज़ादी का झंडा गाड़ दिया है। इस विद्रोह की सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक तस्वीर वो है जिसे देखकर जनरल आसिम मुनीर की सेना के पसीने छूट रहे हैं। वो तस्वीर है महिलाओं की। जो महिलाएं कभी घरों से बाहर नहीं निकलती थीं, आज वो मोर्चे पर सबसे आगे खड़ी हैं, हाथों में परचम लिए, आंखों में अंगारे लिए, पाकिस्तानी जनरलों को सीधी चुनौती दे रही हैं। जब मां, बहनें और बेटियां सड़कों पर उतर आए तो समझ लीजिए कि शासक के दिन अब गिनती के बचे हैं। मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में महिलाओं की ऐतिहासिक रैली ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की चूलें हिला दी हैं। आंसू गैस के गोलों के बीच ये महिलाएं डटी हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर आज नहीं लड़े तो आने वाली नस्लें पाकिस्तानी गुलामी में ही दम तोड़ देंगी। अपने बुनियादी हकूक मांग रहे हैं और यजीद को हमारा पैगाम है, अगर तुम यजीद की तरह डट के खड़े हो तो यजीद हुसैन का लश्कर है। सर कटाएंगे लेकिन इनकी बात नहीं करेंगे। हम पीछे हरगिज़ नहीं हटेंगे। हमें जेलों में डालो, हमें गोलियां मारो, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से कहती हूँ कि अगर लॉन्ग मार्च करो तो खवातीन को भी साथ लेके चलो। हम आपके सामने सकते हैं। लड़ोगे, लड़ेंगी, लड़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। अगर पाकिस्तान को लगता है कि ये गुस्सा महज चंद शहरों का है तो वो मुगालते में है। रावलाकोट से उठी ये चिंगारी मुजफ्फराबाद की वादियों को झुलसा रही है। मीरपुर, पुंछ, कोटली, बाग और भिंबर, कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहां पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ गो बैक के नारे न लग रहे हों।
पीओजेके की कोई गली, कोई सड़क, कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद न हो रहा हो। जिन महिलाओं को रावलपिंडी में बैठे जनरल चूल्हे चौकों तक महदूद समझते थे, वो आज घरों से बाहर निकलकर आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं। मैं पाकिस्तान से पूछती हूँ कि तुमने पाकिस्तान वालों को क्यों सजा दी? मैं पाकिस्तान से पूछती हूँ तुमने वजीरिस्तान वालों को क्यों सजा दी? और देखिए, इस बगावत में नन्हे मासूम भी पीछे नहीं हैं। जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उनके हाथों में पाकिस्तान के दमन के खिलाफ लिखे पोस्टर हैं। गलियों से, बाजारों से कटेंगे, कट जाएंगे, मारेंगे, मर जाएंगे, जवानियां लुटाएंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो हम लोग को दहशतगर्द कहते हैं, जो इन मासूम बच्चों को दहशतगर्द कहते हैं, वो खुद दहशतगर्द है। ये दहशतगर्द खुद है, उन्होंने दहशतगर्दी का काम किया, हमने कोई दहशतगर्दी का काम नहीं किया। जो दहशतगर्दी के काम हुए पाकिस्तान में से हुए, पाकिस्तानियों के हुक्मरानों के दहशतगर्दी के काम हुए। उन्होंने फोर्सेस को रावलाकोट में भेज के हमारे बच्चों को डरा के रखा हुआ है। लोग डर रहे हैं, लेकिन हम दबने वाले नहीं है। जुल्म की भी एक इंतहा होती है, लेकिन 79 सालों से पीओके पर जुल्म ढाते पाकिस्तान के हाथ कभी नहीं कांपे। बात 5 जून की है, जब यह आंदोलन भड़का। जुलाई इनकलाब का नारा बुलंद करने वाले नेताओं को चुन चुन कर गिरफ्तार किया गया। JAAC यानी जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी से जुड़े हर चेहरे को रातों रात आतंकी करार दे दिया गया। समझौते की मेज पर रास्ता निकालने के लिए 38 सूत्रीय मांगों का एक दस्तावेज पाकिस्तान की हुकूमत को सौंपा गया था, लेकिन अपनी फितरत और आदत से मजबूर पाकिस्तान ने उसे रद्दी के टोकरे में फेंक दिया। और नतीजा आज दुनिया के सामने है। अवाम ने अब ठान लिया है कि इस जुल्म का अंत अब पाकिस्तान से अलहदा होकर ही मुमकिन है। बीते 2 महीनों से पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में जो कुछ चल रहा है, वो महज प्रदर्शन नहीं, रावलपिंडी के जनरलों की ओर से रचा गया एक सुनियोजित कत्लेआम है। जुल्म की इस दास्तान के आंकड़े इतने खौफनाक हैं कि खुद इस्लामाबाद की हुकूमत इन्हें छुपाने के लिए छटपटा रही है। अब तक 150 से ज्यादा आम नागरिक प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं, जिनमें JAAC नेता उमर नजीर के भाई उस्मान नजीर भी शामिल हैं। 200 से ज्यादा लोग गोलियों और आंसू गैस के शेल से जख्मी हुए। 150 से ज्यादा नौजवान लापता हैं। आरोप है कि इन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स और खुफिया एजेंसियों ने घरों से उठा लिया था। ये महज आंकड़े नहीं है, ये वो सूखा हुआ लहू है जो चिनार चौक से लेकर मुजफ्फराबाद और रावलाकोट की सर्द सड़कों पर बहाया गया है। जिस चिनार चौक को रावलपिंडी के जनरलों ने बेगुनाहों की लाशों से पाट कर लहू का दरिया बनाया था, आज उसी चिनार चौक की फिजाओं से पाकिस्तान को खंड खंड कर देने की सबसे बुलंद हुंकार भरी जा रही है। गवाह बनाई का पूछना चाहना यहाँ ये 2 माह से जड़ी जदोजहद की है, नहीं कि जवाब दो क्या किसा ने हौसले पस्त होयन? ये 2 माह जड़ी जदोजहद की है, किसा ने हौसले पस्त होयन? ऊंचे खड़े लोग भी जवाब दो क्या हौसले पस्त होयन? ये 2 माह की जगह अगर 2 साल भी इस जालिम निजाम के खिलाफ, इस मुनाफिकाना मकरूज चेहरे के खिलाफ, इस बर्बरियत के खिलाफ अगर 2 साल भी लड़ाई लड़नी पई तो लड़सा सा। अगर 2 साल भी असें लड़ाई लड़नी पई असा लड़सा। अगर 2 सदियां भी लड़ाई लड़नी पई असा लड़सा। अगर 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 अछड़ेलिया 2 नस्लामी असा की जमीन पर इस सरजमीन वस्ते मांगे महज 38 थी, जिनमें सस्ती बिजली, सस्ता आटा और गैर कानूनी शरणार्थी सीटों के खात्मे जैसी बुनियादी बातें शामिल थी। लेकिन
इस्लामाबाद की हुकूमत ने हक मांगने वाली इस आवाज को आतंक करार दिया और सलाखों के पीछे धकेल दिया। विद्रोह की इस आग को बुझाने के लिए जिन्हें काल कोठरियों में कैद किया गया वो कोई मामूली लोग नहीं थे, वो इस आंदोलन की रीढ़ थे, अवाम का चेहरा थे। शौकत नवाज मीर, जेएएसी का सबसे बड़ा और असरदार चेहरा, पहले गिरफ्तारी फिर किसी अनजान सीक्रेट ठिकाने पर नजरबंद। मेहरान अमीन ख्वाजा, शीर्ष सामाजिक कार्यकर्ता, हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया गया। उमर नजीर कश्मीरी, जेएएसी के संस्थापक, गैर जमानती अरेस्ट वारंट जारी, भूमिगत रहने को मजबूर। 500 से अधिक एक्टिविस्ट एंटी टेरर कोड के काले कानूनों के तहत जेल में फंसे गए। लेकिन जब जुल्म अपनी हदें लांघ गया तो बगावत की ये आवाज पीओजेके की वादियों से निकलकर पाकिस्तान के चारों सूबों तक जा पहुंची। एक ही ललकार, एक ही हुंकार। जब कोई हुकूमत अपनी ही अवाम के लहू की प्यासी हो जाए तो फिर उस मुल्क का नक्शा बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। रावलकोट की सरजमीन से उठी बगावत की ये लकीर अब महज पीओके तक सिमट कर नहीं रहने वाली। ये लकीर सीधे प्रहार कर रही है पाकिस्तान के उस खोखले दम पर जिसकी बुनियाद ही जुल्म, छल और अवाम के शोषण पर रखी गई थी। पाकिस्तान ने सोचा था कि जुल्म के दम पर नक्शे पर परिसीमन की नई चाल चलेगा और पीओके की पहचान को ही खत्म कर देगा, लेकिन रावलपिंडी के जनरलों को क्या मालूम था कि जिस परिसीमन को वो अपनी चाल समझ रहे हैं वही एक दिन खुद पाकिस्तान की कब्र खोद देगा। सवाल यह है कि बगावत की इस आग के और कितने केंद्र हैं, जुल्म की वो कितनी परतें हैं जिन्हें आज तक पाकिस्तान दुनिया की नजर से छिपाता आया है। पीओजेके की विधानसभा में क्या प्रस्ताव पास होगा, कौन मंत्री बनेगा और कौन जेल जाएगा, ये मुजफ्फराबाद की सरकार तय नहीं करती बल्कि इस्लामाबाद में बैठी काउंसिल तय करती है जिसका अध्यक्ष खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता है। इसके लिए आपको पीओजेके की एक्ट 1974 का सच बताते हैं। पीओजेके के संविधान की यह धारा साफ कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान के साथ कश्मीर के विलय की विचारधारा का विरोध करता है वो न तो चुनाव लड़ सकता है और न ही सरकारी नौकरी पा सकता है। इस विद्रोह के पीछे एक और बड़ी और अहम वजह है। पीओजेके की कुल 45 सीटों में से 12 सीटें पाकिस्तान ने उन शरणार्थियों के लिए रिजर्व कर रखी हैं जो पीओके में रहते ही नहीं हैं बल्कि लाहौर और रावलपिंडी जैसे पाकिस्तानी शहरों में रहते हैं। आंदोलनकारियों का सीधा आरोप है कि इस्लामाबाद इन 12 सीटों के दम पर दशकों से पीओजेके में अपनी कठपुतली सरकार बिठाता आया है। अब इसी अंधेर गर्दी का अंत करने पीओजेके सड़कों पर उतरा है। सिंपल बात थी कि प्लंदरी में आटे की कीमतें बढ़ी, प्लंदरी के लोगों ने इस पे एहतजाज किया। वो एहतजाज प्लंदरी से रावलाकोट मुंतकिल हुआ, रावलाकोट इस पर एजिटेशन स्टार्ट हो गई, फिर वहां से मुजफ्फराबाद स्टार्ट हो गया। बेसिकली आटे की प्राइसेस पे ये मूवमेंट चली और आटे के साथ लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इलेक्ट्रिसिटी बिल्लात का। मैं गांव में भी रहता हूं, इस्लामाबाद में मेरे घर हैं, गांव में भी तकरीबन 15-20 हजार रुपया बिल आता था एक सिंगल घर का। तो लोगों ने इस पर भी कहा कि ये बिल्लात बिजली के ज्यादा हैं, तो एक एक्शन कमेटी मार्ज़े वजूद में आ गई और ये 2 डिमांड्स लेकर वो निकले। एक और शर्मनाक बात देखिए, पाकिस्तान दोनों हाथों से पीओजेके को लूट रहा है। पीओजेके अपनी नदियों के दम पर पाकिस्तान को रोशन करने के लिए करीब 2500 मेगावाट से ज्यादा पन बिजली पैदा करता है, जबकि पीओजेके की खुद की जरूरत महज 400 मेगावाट है। नियमों के मुताबिक उन्हें मुफ्त या बेहद सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान यहां से पैदा होने वाली मुफ्त बिजली सीधे इस्लामाबाद और पंजाब को दे देता है। 80% से ज्यादा बिजली सीधे नेशनल ग्रिड पाकिस्तान को ट्रांसफर होती है और पीओजेके की जनता को मिलता है
18 घंटे का पावर कट और आसमान छूते बिजली के बिल। पाकिस्तान में एक एटम बम बना है, नहीं काम आया, नहीं काम आया। हक़े मलकियत हक़े हुक्मरानी नहीं दे सकते तो मार दो, आजाद कश्मीर पे खत्म कर दो एक ही बार। तुम्हारा भयानक चेहरा पूरी दुनिया देख ले। यानी 79 साल से पाकिस्तान पीओजेके को दमन की चक्की में पीसता आया है। एक और बात, जो पीओजेके में आजादी का इनकलाब बुलंद करते हैं या तो मारे जाते हैं या फिर गायब कर दिए जाते हैं। पीओजेके मानवाधिकार की एक रिपोर्ट इसकी गवाही देती है। पिछले 30 साल में पीओजेके से 5000 से ज्यादा एक्टिविस्ट, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता गायब हो चुके हैं। इसके अलावा पीओजेके के डेमोग्राफिक चेंज के लिए पाकिस्तान ने सुन्नी बहुल आबादी को वहां बसाकर शिया और सूफी आबादी के अनुपात को बदलने की सोची समझी साजिश रची है। अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हुक्मरानों को लगता है कि वो जुल्म के दम पर इस अवाम को दबा लेंगे तो वो इन आंकड़ों को नोट कर लें। ये आंकड़े कोई कागजी नंबर नहीं है, ये पाकिस्तान की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरा वो सैलाब है जिसकी अगुवाई वहां की आधी आबादी कर रही है। अपनी स्क्रीन पर देखिए आंदोलन के इस सबसे बड़े और विराट चेहरे को। 40,000 से ज्यादा महिला आंदोलनकारी सड़कों पर सक्रिय हैं। अकेले रावलाकोट, चाक और अब्बासपुर जैसे इलाकों में महिलाएं खुद इन शांतिपूर्ण मार्च और धरनों को लीड कर रही हैं। एक और डरावना सच है जिसे पाकिस्तान ने दुनिया से छिपाया। पिछले 2 महीने से पाकिस्तान में इंटरनेट मोबाइल ब्लैकआउट की वजह से ठप है। रिपोर्ट बताती है कि हिंसा और पाबंदियों की वजह से अब तक पीओजेके को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। मेरी सरजमीन की सारा बेहतर कोई नहीं जानना। इस वास्ते अपने नापाक कदम इस सरजमीन को दूर नहीं कर चले जाओ। इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो उसमें ये साफ साफ दर्ज होगा कि पाकिस्तान को किसी बाहरी ताकत ने नहीं बल्कि अपनी ही अवाम पर किए गए जुल्मों ने मिटाया था। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक खींची बगावत की लकीर साफ बता रही है कि जिन्ना के इस मुल्क का अंत अब ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन बात सिर्फ पीओके की नहीं है। बगावत की ये चिंगारी अब बलूचिस्तान की फिजाओं में भी भड़क चुकी है। वो बलूचिस्तान जिसका दमन पाकिस्तान बीते कई दशकों से करता आया है। और इसी बीच पाकिस्तान का वो गुप्त और खौफनाक दस्तावेज एक चीख बनकर दुनिया के सामने आ गया है जिसका नाम है डेथ स्क्वाड। तो आखिर क्या है ये डेथ स्क्वाड और क्यों इसके पीछे छिपे अवाम के गुस्से को पाकिस्तान के विभाजन की सबसे नई और आखिरी रेखा माना जा रहा है। आइए अब इस खौफनाक सच का भी पूरी तरह से पर्दाफाश करते हैं। ये बगावत नहीं, वजूद की लड़ाई है। फिरोज के ये अंगारे 78 साल से यूं ही सुलग रहे हैं। करीब 8 दशक से बलूचिस्तान की करोड़ों जिंदगियां गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हैं। जब भी वो अपने हक की आजादी मांगते हैं, रावलपिंडी के जनरल उनके सीने में पीतल उतार देते हैं। आजादी हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन जब यही अधिकार सेना के बूटों तले कुचला जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? मर मर कर जीना, जीने के लिए रोज मरना, संघर्ष करना,
और अपने आत्मसम्मान के लिए सिर कटा देना। बलूच अवाम हर जुल्म पर मर मिटने को तैयार है। जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो इन्हीं गलियों से जालिमों का वजूद मिटाने वाले परवाने निकलते हैं, आवाज उठाते हैं, क्रांति बन जाते हैं, बागी कहलाते हैं और आजादी की आंधी ले आते हैं। संघर्ष की ये कहानी सिर्फ जमीन के एक टुकड़े या सरहदों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक पहचान की, एक संस्कृति की और सम्मान से सर उठाकर जीने की। आज दास्तान उस बलूचिस्तान की जो पाकिस्तान की बर्बरता का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। वो बलूचिस्तान जिसके दम पर जनरल असीम मुनीर दुनिया के सामने ये डंका बजाते हैं कि पाकिस्तान खजाने के ढेर पर बैठा है। बलूचिस्तान की खामोश चीखों को जुबान देने वाला यह संघर्ष एक दिन का नहीं है और न ही इस बगावत का वजूद एक रोज में खड़ा हुआ है। बंदिशों और बेबसी की बेड़ियां तोड़ने का ये जुनून, ये जज्बा, ये जिद 79 साल पुरानी है। समय का पहिया घूमता रहा, लेकिन बलूचिस्तान के हर दौर में आजादी के चेहरे और किरदार बदलते रहे। पाकिस्तान की सरहद के अंदर एक ऐसा सच दफन है जिसकी चीखें अब दीवारों को फाड़कर बाहर आने लगी हैं। पीओके में उठी विरोध की लपटों के बाद आज हम आपको ले चलते हैं बलूचिस्तान के उस मरुस्थल में जहां पिछले 79 सालों से बलूचों की आज़ादी की आवाज़ को पाकिस्तानी सेना के बूटों तले रौंदा जा रहा है। अपहरण, जबरन गुमशुदगी और गैर न्यायिक हत्याएं ये सिर्फ आरोप नहीं, बलूचिस्तान की रोजमर्रा की हकीकत बन चुके हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के घिनौने खेल का वो सच सामने आया है जिसने उनके सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। एक ऑडियो लीक और पाकिस्तान का पूरा डेथ स्क्वाड बेनकाब। ये क्वेटा की सड़कें, जहां की हवाओं में बेगुनाह बलूच युवाओं के खून की गंध फैली है। दशकों से बलूच चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी सेना यहाँ डेथ स्क्वाड्स यानी भाड़े के हत्यारे चलाती है, जिनका काम है असहमति की हर आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना। लेकिन अब एक ऑडियो लीक ने रावलपिंडी के जनरलों के होश उड़ा दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में दो किरदारों की बातचीत है। एक तरफ है डेथ स्क्वाड का कथित सरगना हाफिज कबीर और दूसरी तरफ पाकिस्तान सेना का अफसर मेजर कामरान। सुनिए इस ऑडियो का वो खौफनाक सच जहां पैसों के लेन देन, हिरासत में लिए गए लोगों की खरीद फरोख्त और कत्ल के सौदों की बातें हो रही हैं। इस वक्त अभी फरार में कमांडेंट कौन है यार? क्या नाम है इसका? इसके साथ मुलाकात करना है, तरीका क्या है इसका? यार बात ये है ना अब साहब के पता सारी चीजों का पता चल जाता है, लेकिन बंदा चलो कहता है अभी कोई नहीं। मैंने आपसे वैसे बात करनी थी, बंदा जो है ना बेशक हमें कोई इतराज नहीं है, आप एफसी के साथ भी चलो, किसी और के साथ भी चलना है, बेशक चलते रहो, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन हमने आपको चलाया, आपको पता है कि 1 साल हो गया है आप हमारे साथ चल रहे हो। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको बिल्कुल जो है ना वो रूपोश रखूं। पेमेंट भी दी है, 2.5 का है, 3 का है, 3.5 का है, जो भी आपने कहा पेमेंट भी दी है। उसके बाद जो हेल्प आउट हो सकती थी जान से ज्यादा वो हेल्प आउट भी की है, चीजें भी दी है, सारा कुछ किया है। ये ऑडियो टेप चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि जिन्हें पाकिस्तान अपनी सुरक्षा एजेंसियां कहता है वो असल में सरकारी शह पर पलने वाले खूंखार डेथ स्क्वाड हैं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ह्यूमन राइट्स वॉच हो या फिर संयुक्त राष्ट्र, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार हनन पर बार बार चिंता जताई गई है। जब भी कोई बलूच अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो या तो वो रातों रात गायब कर दिया जाता है या फिर कुछ दिनों बाद उसकी गोलियों से छलनी लाश किसी वीरान नाले में मिलती है। पाकिस्तानी सेना इसे आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन का नाम देती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अपने ही नागरिकों का अपहरण करना और डेथ स्क्वाड बनाकर उनकी हत्याएं कराना किसी सेना का काम होता है? पाकिस्तान की सेना जो खुद को मुल्क की ढाल बताती है, उसका असली बर्बर चेहरा इस 59 सेकंड के वीडियो में देखिए। क्वेटा हाईवे से आई ये तस्वीरें सिर्फ फौजी नाकाबंदी नहीं है। अल्लाह आप लोगों के बच्चों के ऊपर, अल्लाह आप लोगों के ऊपर जुल्म लाए, अल्लाह आप लोगों के ऊपर जुल्म लाए। ये एक बेबस बाप की चीख है और पाकिस्तानी सेना की बेदर्दी का जिंदा सबूत है। हम लोगों को गोली मांगे पाकिस्तान कहते हो। फौजियों ने हथियारबंद गुटों के खौफ में मुख्य हाईवे सील कर दिया है। डर इतना कि सामने दम तोड़ती मासूम जिंदगी की भी इन्हें कोई परवाह नहीं। यार सीरियस मरीज है, आप लोग इसको नहीं छोड़ रहे। अल्लाह का साहब आप लोगों को पकड़ेगा। अल्लाह आप लोगों के बच्चों के ऊपर, अल्लाह आप लोगों के ऊपर जुल्म लाए, अल्लाह आप लोगों के ऊपर जुल्म लाए। हम लोगों को गोली के साथ मारो आप लोग, अल्लाह हम लोगों का, अल्लाह हम लोगों को मार रहे हैं तुम लोग गोली के साथ। हमारा बच्चा मर रहा है, आप लोग हम लोगों को नहीं छोड़ रहे हो। तुम लोगों का ये हाल है, तुम लोग हम लोगों का बच्चा मर रहा है, हम लोगों को नहीं छोड़ते हो और कहते हो हम लोग पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान है, हम लोगों को गोली मांगे। पाकिस्तान जब जब दुनिया के सामने अमन का झूठा ढोंग रचता है, बलूचिस्तान की गलियों में बहता हुआ खून उसके इस घिनौने नकाब को नोच फेंकता है। अगर बलूचिस्तान में अमन है, फिर वहाँ की हवाओं में आजादी के ये बारूद क्यों तैर रहा है? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, जिंदाबाद। इंसाफ की धज्जियां उड़ाता ये बर्बर प्रमाण देखिए। लोकेशन है क्वेटा। सड़क की धूल में घसीटी जाती बेबस बिलखती ये महिला, इसका गुनाह क्या है? क्या इसने कोई जुर्म किया है? नहीं, इसका गुनाह सिर्फ इतना है कि ये उस पति का सुराग ढूंढने निकली थी जिसे पाकिस्तानी सेना रातों रात गायब कर चुकी है। जिस देश की पुलिस अपनी ही बेटियों को सड़कों पर बूटों से रौंदती हो, वो दुनिया को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाए? ये कानून व्यवस्था नहीं, ये बलूचों की नस्ल कुशी और उनकी आवाज को हमेशा के लिए दफन करने की नंगी बर्बरता है। बलूचों पर होने वाले जुल्मों का बहीखाता पूरी दुनिया देख चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इस सच को बार बार कटघरे में खड़ा करते आए हैं। पिछले 2 दशकों में 40,000 से ज्यादा बलूच नागरिक गायब किए जा चुके हैं। छात्र, डॉक्टर, पत्रकार, जो भी बलूचों के हक की बात करता है वो गायब हो जाता है। इसके पीछे पाकिस्तानी सेना का कुख्यात किल एंड डंप ऑपरेशन। सेना के ये टॉर्चर सेल इतने भयानक हैं कि जहां दी जाने वाली यातनाएं सुनकर रूह कांप जाए। टॉर्चर सेल में बलूचों को बेरहमी से पीटा जाता है, रात से नाखून खींच लिए जाते हैं, ड्रिल मशीन से जिस्म में छेद किए जाते हैं, बिजली के झटके दिए जाते हैं, सिगरेट से दागा जाता है। पाकिस्तानी सेना के वो टॉर्चर सेल्स, यानी कि वो खूनी ठिकाने जहां किसी बलूच की सांसें खत्म होती हैं तो उसकी कहानी भी वहीं दफन कर दी जाती है। जिन डेड बॉडीज को सुनसान और वीरान पहाड़ों के बीच ऐसी जगहों पर फेंका जाता है जिनका सुराग सिर्फ रावलपिंडी के जनरलों के पास होता है।
लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान बलूचिस्तान की गर्दन पर 79 सालों से अपना बूट क्यों रखे हुए है? क्यों बलूचों की चीखों को गोलियों के शोर में दबाया जा रहा है? इसकी वजह कोई सुरक्षा नहीं है। इसकी वजह है बलूचिस्तान की मिट्टी में छुपा वो बेशकीमती खजाना जिसे पाकिस्तान दोनों हाथों से लूट रहा है। तांबा हो, सोना हो या प्राकृतिक गैस, बलूच भूखे पेट सो रहे हैं और इस्लामाबाद उनकी जमीन को नीलाम करके अपनी जेबें भर रहा है। इस्लामाबाद से 1294 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान का चगाई इलाका, वीरान पहाड़ियां और मीलों तक पसरा सन्नाटा। ईरान और अफगानिस्तान सीमा से सटी चगाई की इन्हीं पहाड़ियों के सीने में दबा है सोने, चांदी और तांबे का वो अकूत भंडार जो बलूचिस्तान ही नहीं पूरे पाकिस्तान का कर्ज एक झटके में उतार सकता है। चगाई की सबसे बड़ी खदान है रेकोडिक। रेकोडिक खदान पर किसकी कितनी हिस्सेदारी? कनाडाई कंपनी बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन की 50% हिस्सेदारी है। पाकिस्तान की संघीय सरकार की 25% हिस्सेदारी है। बलूचिस्तान प्रांत की सरकार को खनिज का 25% मिलता है। सीधे तौर पर रेकोडिक खदान में चीन की कोई हिस्सेदारी नहीं है। हालांकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC इसी क्षेत्र से गुजरता है, जिससे चीन का यहां रणनीतिक हित है। कागजों पर भले बलूचिस्तान को 25% का हिस्सेदार बताया जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर बलूचों को ठेले का फायदा नहीं मिलता। चगाई की दूसरी खदान है सेंडक, जहां सोने चांदी का अकूत भंडार है। इसमें हिस्सेदारी की बात करें तो इस खदान के संचालन और प्रबंधन का ठेका चीनी कंपनी मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना यानी MCC के पास है। इस खदान से होने वाले मुनाफे में चीन का हिस्सा 50% तक है। पाकिस्तान की सरकार को 48% हिस्सा मिलता है और बलूचिस्तान के हिस्से महज 2% आता है। सैंडक में भंडारों की खोज 1970 के दशक में एक चीनी इंजीनियरिंग फर्म के सहयोग से की गई थी। सैंडक खदान का कुल अनुमानित भंडार 412 मिलियन टन है, जिसमें से अनुमानित 1.69 मिलियन टन खनन योग्य है। सैंडक में लगभग 15,800 टन कॉपर प्लेस्टर, 1.47 टन सोना और 2.76 टन चांदी उत्पादन की क्षमता है। खदान से होने वाली 49% कमाई MCC मेटलर्जिकल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना को जाती है, जबकि 51% पाकिस्तान की सरकार को और 6.5% बलूचिस्तान के हिस्से आता है। रेकोडिक दुनिया का सबसे बड़ा तांबे और सोने का भंडार है। रेकोडिक में लगभग 660 टन सोने का भंडार होने का अनुमान है, जबकि तांबा करीब 11.66 मिलियन टन होने का अनुमान है। POJK हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर गिलगित बाल्टिस्तान, दशकों से यहाँ की ज़मीन अपने ही हुक्मरानों के खिलाफ बगावत की आग में जल रही है। पाकिस्तान ने फौज की बंदूकों और जुल्म के डंडे से इन आवाज़ों को कुचलने की हर नापाक कोशिश की, लेकिन वो इंसाफ की इस ज्वाला को बुझा नहीं सका। और यही वजह है कि आज जैसा खूनी गदर POK की सड़कों पर है, दमन की जैसी घुटन बलूचिस्तान की सांसों में है, उससे ये तय मानिए पाकिस्तान के सीने पर एक साथ बंटवारे की कई और खूनी लकीरें खिंचने जा रही हैं। 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान का भूगोल बदला था और आज 79 साल की इस बर्बरता का हिसाब चुकता करने POK, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की आवाम खुद अपने हाथों से पाकिस्तान के नए परिसीमन की पटकथा लिख रही है। इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की हर अपडेट के लिए देखते रहिए NDTV।